सेल्फ लव और सेल्फ एब्जॉर्प्शन, इसमें अंतर क्या है? ये सेम हिस्ट्री जो आप जिससे आप भागे थे ना, ये सेम हिस्ट्री कुछ साल में नए ग्रुप में भी अप्लाई होंगी. जहाँ मैरिजेस होती है ना, वहाँ पे 2-3 साल ठीक चलता है. द फर्स्ट 2-3 years सेक्स टेक्स यू. क्या यही ऑनेस्टी, यही नेकेडनेस पार्टनर के साथ नहीं हो सकती? हम बाहर जाके एक दूसरा पार्टनर ढूंढते हैं, तो वो दूसरे पार्टनर के साथ सब कुछ सही चलता है. इनफैक्ट बहुत सालों तक सही चल सकता है. यू नो व्हाई? हम लोग एक फसाड, एक प्रेशर के अंदर जी रहे हैं कि वो हमको. Who do you think is responsible जो सेफ स्पेस नहीं दे पाता है अपने पार्टनर को? Is it equal? रोज होता है, रोज 2 मिनट 3 मिनट ऐसी चीजें होंगी. आई कॉल माई सेल्फ अ वुंडेड हीलर. मेरी जिंदगी का एक पैटर्न रहा है. वो दवाई क्या है? How do you correct yourself then? मैं लोगों को भी ये बोलती हूँ कि भाई अगर आप अपने विक्टिम जोन में भी बैठे हो ना. अब मेरी प्रॉब्लम ये हो गई है कि मैं कभी कभी अपने आप को परमिशन नहीं दे पाती. इट्स डेंजरस व्हाट आई एम डूइंग. So you should feel victim if you are subjected to victimization. Felt the emotion, you will not learn from it. What is that one phrase that mostly people use when they use spirituality for escape? You are using it as a method of avoiding a tough conversation. हम पहले तो पूरी तरीके से टूट जाते हैं. फिर ऐसा लगता है कि यार कोई लाइट ही नहीं दिख रही है एंड ऑफ द टनल. मतलब ये हमेशा ऐसे ही चलने वाला है. दिस इज द एंड ऑफ माई लाइफ. उनको थेरेपी एक किताब में भी मिल जाएगी, अपने गुरु के पास भी मिल जाएगी, अपनी दादी के पैरों के पास बैठ के भी मिल जाएगी. हेलो एवरीवन, मेरा नाम अली हैदर है और आज मैंने अपने पॉडकास्ट का आगाज किया है. आई हैव स्टार्टेड पॉडकास्टिंग and I'm so lucky to have someone on my very first podcast, someone whom I admired, someone from whom I learned, someone जिनसे मैंने ताकत क्या होती है, हीलिंग की ताकत क्या होती है, how can you turn your pain into power. I learned from that person that healing is not a destination, it's a way of living, it's breathing. We have none other than the Kavyal Sidani. It is such a profound honor for me to have you here on my very first podcast. I was always reluctant to start podcasting because I thought maybe I'm not made for this. Yeah. But when I decided, and you have been very kind, you have been very gracious that you finally adhered to my request and you agreed to it. You've been very, very generous with your appreciation, and it is an absolute honor and pleasure to be here. People know you. People know who Kavyal is. And मुझे इसलिए ज़्यादा इससे बड़ा इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो फिर एक अनजस्ट हो जाता कि मुझे बताना पड़े कि काव्याल कौन है. So people know you. But again, it is a journey, काव्याल, जो आपने गुजारा है. और आज हम कोशिश करेंगे क्योंकि मेरा ये पहला पॉडकास्ट है. सो रादर आई एम मोर एक्साइटेड देन एनीवन एल्स कुड बी. लेकिन मुझे आज आपसे सीखना भी है और मैं चाहूँगा जो हमें देख रहे हैं जो लोग, वो एक नया रूप लेकर जाएं हीलिंग का, वो एक नया कॉन्सेप्ट लेके जाएं रिलेशनशिप्स का. बड़ा अच्छा एक जुमला है जो कि एडलर ने कहा था कि एवरी प्रॉब्लम इज़ अ रिलेशनशिप प्रॉब्लम. सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ से, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, चाहे आपकी निजी ज़िंदगी हो, चाहे आपका क्रिएटिव वर्क हो, उसमें कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप का कोई ना कोई किरदार रहता है. लेकिन उससे पहले कि मैं इनकी बात करूं जो देख रहे हैं, मैं आपकी बात करूंगा. हीलर्स. अच्छा, आपने बहुत से लोगों को हील किया, लेकिन एक नया डॉगमा ये क्रिएट हो गया है कि हीलिंग के नाम पे बहुत से लोग बहुत कुछ कर रहे हैं. Right? So the question is that do you think that some people use healing as a disguise, as a pehnawa, orna, to avoid responsibility because spirituality or their spiritual version, it's a way of escapism. वो खुद को escape करने के लिए कह देते हैं कि ठीक है यार, मैं तो spiritual हूँ, I'm protecting my peace, I don't allow toxic energy, तो तुम मुझसे दूर रहो. Do you think it's a way of escape for people nowadays? ये एक बहुत बड़ा सच है. आई एम ग्लैड यू ब्रॉट इट अप. और मैं लगातार
लोगों को डांटती रहती हूँ. इसमें इनफैक्ट आई एम क्वाइट वेल नोन फॉर डांट लगाना. ओके, होप कि मुझे ना पड़े. ओके. क्योंकि लोग फिजिकल प्रॉब्लम्स या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करना चाहते. उनको सब चीज़ों के लिए स्पिरिचुअल आंसर्स चाहिए. उनको खुद का बिहेवियर चेंज नहीं करना, लेकिन ये जानना है कि स्पिरिचुअली तो कोई कनेक्शन होगा, तो आप मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर दो, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी. तो मैं मना कर देती हूँ, नहीं करूँगी. आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस फॉर यू. क्योंकि तुम्हें कुछ स्टोरी मिल जाएगी, तुम्हें कुछ ऐसा जवाब मिल जाएगा, फिर तुम्हारी जर्नी रुक जाएगी वहाँ पे. तुम्हें काम करना पड़ेगा. यू विल हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ. अगर आप सच में स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर रहे हो ना, तो वो जर्नी बहुत मेसी है. वो जर्नी सीधी सी आसान सी नहीं है. यहाँ पे पूरा घर टूटा बिखरा पड़ा है और लोगों को चाहिए कि अरे क्या तुम ईंट पत्थर जोड़ रहे हो यार, वो वॉलपेपर डाल दो ना, सीधा वो 4 कुशन लगा दो, मेरा लाइफ अच्छा दिखना चाहिए, मेरा घर अच्छा दिखना चाहिए. ऐसी थोड़ी होती है हीलिंग. तो कोई अगर 2 थेरेपी सेशंस के लिए आया और तीसरे में मुझे बोल दिया अरे आई एम फीलिंग अमेजिंग, सब ठीक है, आपने तो सब सॉल्व कर दिया, तो मुझे डाउट होने लगता है कि क्या पी के आया है रात को. क्योंकि वो 2 थेरेपी सेशंस में काम नहीं होने वाला. हमारे जो वूंड्स हैं वो शायद 25, 30, 40 साल के वूंड्स हैं. उसको 2 घंटे में कैसे रिपेयर किया जा सकता है? हमको जिंदगी लग जाती है अपने आप को पहचानने में. तो ये जो है ना कि एवरी प्रॉब्लम इज़ अ रिलेशनशिप प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम स्टार्ट्स विद माई रिलेशनशिप विद माई सेल्फ. The identity. The identity. Who am I? What do I do? What do I like? What am I meant for? मेरे आसपास जितने लोग आएंगे, they are just going to become mirrors to who I am. कोई एक इंसान आएगा जो मेरे गुस्से को रिफ्लेक्ट करेगा, जो एक इंसान आएगा मेरी एम्पैथी को रिफ्लेक्ट करेगा. जो भाग हमें अच्छे लगते हैं हमारे, वी विल लाइक दोज पीपल ऑल्सो. क्या रे देख तो कितना एम्पैथेटिक है, आई रियली लाइक यू बिकॉज आई लाइक दैट अबाउट मी. But if there are some other parts that are toxic parts and they are showing you that they are toxic, you're like, oh my God, I don't like you, I don't like you. You have to see what are they mirroring. Exactly. And when कोई इंसान जब आपके अंदर गुस्सा, जेलसी, एनवी सब उभार के बाहर लेके आता है ना, तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी है उस गुस्से, एनवी, जेलसी को हील करने की, ना कि उस इंसान को पछाड़ देने की और से कि But do you think leave me alone. काव्याल के लोग इस चीज को एज एन एक्सक्यूज यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल टू अवॉइड टफ कन्वर्सेशंस, टू अवॉइड अकाउंटेबिलिटी. सो व्हाट इज दैट, आपका इतना एक्सपीरियंस रहा, व्हाट इज दैट वन फ्रेज दैट मोस्टली पीपल यूज व्हेन दे हैव टू, व्हेन दे यूज spirituality for escape? Yeah. Well, people say this all the time that I'm protecting my peace. These are my boundaries. But you haven't understood boundaries. Yeah, you are using it as a method of avoiding a tough conversation. You are using it as a method of not taking responsibility. You are using it as a method of becoming selfish. But if you are truly healing, आप रिलेशनशिप्स को और अच्छे से स्ट्रेंथ से बांधेंगे, ना कि हर एक को कैंची लेके काटने पे So that's the difference between right healing and the so-called escapist healing. So-called escapist healing होती है ना, वो आपको Pinterest बोर्ड पे दिखती है कि वो 4 सेंटेड कैंडल लगा दिए, पीछे कुछ अच्छा सा म्यूजिक लगा दिया, बैठ के जर्नल कर रहे हैं, एक आंसू निकल रहा है और अच्छा सा फोटोग्राफ लग रहा है उसका. Oh my God, that is not healing. Okay. Healing is messy. Healing में हम पहले तो पूरी तरीके से टूट जाते हैं, फिर ऐसा लगता है कि यार कोई लाइट ही नहीं दिख रही है एंड ऑफ द टनल. मतलब ये हमेशा ऐसे ही चलने वाला है, दिस इज़ द एंड ऑफ माई लाइफ. पहले उस जो डेस्परेशन की फीलिंग है ना, उसको पूरी तरीके से महसूस करो. उसके बाद गुस्सा आएगा, गुस्से को महसूस करो. उसके बाद हेल्पलेसनेस आएगी, उसको महसूस करो. उसके बाद लगेगा कि ठीक है यार, थोड़ा सा बोझ हल्का लग रहा है. देन यू विल बी एबल टू आस्क योरसेल्फ द राइट क्वेश्चन कि मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ, मैंने क्या किया, मैं बार बार कौन से पैटर्न्स रिपीट कर रहा हूँ, मेरे कौन से एडिक्शंस हैं.
जब उसको चेंज करना शुरू करेंगे तब हीलिंग हो. Amazing. This is amazing. This is one thing which I often talk about in my sessions as well, that healing doesn't go in a straight line. No, not at It's like a wave, and it's like surfing a wave. आप जब पानी के बहाव पे समंदर में सर्फिंग कर रहे होते हो, sometimes you are on the wave, sometimes you are under the wave. Yeah. When you're under the wave, you might feel that hope has lost, there's nothing left, and sometimes you are surfing the wave like a pro. So rightly said. But the next question is, and that is going to be a little more critical, because मैं भी कहीं ना कहीं उसका पार्ट हूँ, तो खुद की गिरेबान में झांकना बहुत अच्छा रहता है. Do you think, Kavyal, that the healing industry, and I'm using the word industry, some people take it as an industry, the healing industry has created unrealistic expectations towards healing? हमारा भी, यानी हीलिंग इंडस्ट्री लोग वालों का भी कहीं ना कहीं कसूर है कि उन्होंने भी कुछ बहुत ही अनरियलिस्टिक एक उम्मीद दे दी लोगों को. ऐसा है क्या? है और नहीं भी. Depends. Okay. Depends from healer to healer, I guess. But लोगों का जो मानना है कि मैं हीलर के पास जाऊं, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हीलर की हो गई मेरी लाइफ को ठीक करने की. अब वो लोग मुझे कुछ 4 चीज़ें बोलेंगे और मैं सुनूंगा और मैं दुनिया को जाके बताऊंगा कि भाई मैं तो थेरेपी भी ले रहा हूँ. लुक एट व्हाट अ परफेक्ट पर्सन आई एम. सुनना और उस बात को प्रैक्टिस करना 2 बहुत अलग अलग चीज़ें हैं. यू कैन गो टू 7 थेरेपिस्ट. कभी कभी लोग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं वो सुनने के लिए जो उनको सुनना है. Tell me about it. लेकिन जब कोई उनको एक्चुअली मिरर दिखा रहा है या सच बोल रहा है तो देर बी लाइक, आई डोंट अग्री विथ यू, आई डोंट अग्री विथ योर फिलोसफी, आई डोंट थिंक दिस वर्क्स, यू नो, आई डोंट थिंक यू आर डूइंग द राइट थिंग. सच सबको कड़वा लगता है. बट देयर इज नो पॉइंट ऑफ जस्ट गोइंग थेरेपी शॉपिंग. Oh, it's a very different term you coined. It is- Therapy shopping. Wow. एब्सोल्युटली. एंड कभी कभी ये थेरेपी शॉपिंग ना, इट मेक्स अस फील लाइक वी आर गुड इंडिविजुअल्स. Just because we are into a therapy session. It's in fashion. To work on ourselves is in fashion. Or to pretend to work on ourselves. Yes. ये सबको एक टॉपिक ऑफ कॉन्वर्जेशन देता है. Oh yeah, I've been going to therapy as well, right? Some people do it as a method of attention seeking. It's oh wow, you're going to therapy? Tell me, what are your mama issues? What are your daddy issues? It's a method of conversation. But the genuine ones who really want to work on themselves, उनको थेरेपी एक किताब में भी मिल जाएगी, अपने गुरु के पास भी मिल जाएगी, अपनी दादी के पैरों के पास बैठ के भी मिल जाएगी. Wow. जिनको सुनना है और उस पे काम करना है उनको थेरेपी हर जगह मिल जाएगी. Amazing. ज़रूरी नहीं है कि आपके पास $300 जेब में हो तो ही आपकी थेरेपी हो सकती है. द यूनिवर्स इज गिविंग यू साइंस फ्रॉम एवरीवेयर इफ यू आर विलिंग टू लिसन. This is exactly what my curiosity, and I think those who are listening and watching this podcast, that to be a good receiver, Yeah. what should they do? What should they bring to you or any other healer? क्या करना चाहिए एक अच्छा शिष्य होने के लिए, एक ऐसे अच्छा वो बच्चा जो कि सीखना चाहता है, क्या क्या चाहिए उसके लिए? एक तो जब हमारे कप में, आपने वो स्टोरी सुनी है ना कि एक डिसाइपल जाता है अपने गुरु के पास और बोलता है मुझे कुछ सिखाओ, मुझे जो भी आपको आता है आप मुझे सिखाओ. तो गुरु उनके लिए एक कप और सॉसर मंगाते हैं और पहले बोलते हैं पहले चाय पियो. तो फिर वो गुरु खुद अपने हाथ से चाय अपने डिसाइपल को देते हैं कि ही कीप्स पोरिंग टिल एवरीथिंग इज ओवरफ्लोइंग. तो डिसाइपल बोलता है अरे क्या कर रहे हो, मतलब हो गया ना और सब नीचे गिर रहा है. एंड द गुरु सेज दैट इज़ योर फर्स्ट लेसन. पहले जो तुम्हारा कप है ना उसको खाली करो. True. मेरे पास ये लेके मत आओ कि ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मुझे पता है, हाँ ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, या तो ये तो सबने बोला था. तो उस पर काम क्यों नहीं किया? एम्प्टी योर कप and be willing to listen to the truth, not just willing to listen to what is convenient, not just willing to listen to what is taking your side,
पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो इंस्टाग्राम, ये सारे ऐप्स का प्रॉब्लम क्या है? आप जिस भी स्थिति में हैं, आपको आपके केओस को मिरर करने वाला कोई ना कोई कोट मिल ही जाएगा। सो ट्रू, मिल you ही nailed it, जाएगा। काव्याल जी, you nailed it. तो हर एक इंसान आजकल रिलेशनशिप कम्युनिकेशन क्या होता है, मैंने एक रील तुमको फॉरवर्ड कर दी विच इज टेलिंग यू हाँ यू आर एट फॉल्ट, फिर कल मुझे 2 और आ गई, हाँ देखो यू आर एट फॉल्ट, फिर 4 आ गई, देखो यू आर एट फॉल्ट। वी यूज ऑल ऑफ दीज एप्स टू confirm to us that what we are thinking is right. Now, even a narcissist will find a quote True. that is validating their mindset. Even a victim will find a quote that is validating their mindset. Leo को ऐसे quotes आएंगे कि Leo is the best. Virgo को ऐसे quotes आएंगे that Virgo is the best. Very true. अब किसकी सुनेंगे? The instant validation is Oh there. my God. और बस हम इसी को थेरेपी बुलाते हैं. This is not therapy. This is not therapy. तो थेरेपिस्ट बेसिकली आपका अंदर बाहर निकाल के आपके सामने आईने की तरह रखेगा और आपको वो सूरत भद्दी लगेगी। वो सूरत आप भले अच्छे ना लगे बट आपको देखनी है। अनफॉर्चुनेटली हम चाहते हैं एज अ हीलर, अगर नहीं एज अ रिसीवर अगर मैं आपके पास आऊँ तो मैं चाहूँगा कि आईना भी मेरा हो, सूरत भी वही दिखाए जो मैं देखना चाहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली, सो दिस इज वेयर वी लैंड ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल्फ लव और सेल्फ एब्जॉर्प्शन, इसमें अंतर क्या है? क्योंकि कभी अब हम ये देख रहे हैं कि एवरीवन इज यूजिंग बाउंड्रीज टू जस्टिफाई इमोशनल एस्केपिज्म या इमोशनल एब्सेंस जो है उसको लोग यूज कर रहे हैं, उसको हासिल करना चाह रहे हैं थ्रू बाउंड्रीज और कह रहे हैं कि ये सेल्फ लव है। इज इट सेल्फ एब्जॉर्प्शन? आई डोंट नो इफ़ यू नो दिस, ये यूएस में फ़िलहाल बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है कि लोग अपने फैमिलीज़ को पूरी तरीके से कट ऑफ कर रहे हैं एंड दे आर कॉलिंग इट बाउंड्रीज कंप्लीट। देर आर फैमिलीज़ जहाँ पे बच्चे ने अपने पेरेंट्स से 3-4 साल से बात नहीं की, पेरेंट्स ने बच्चों को कट ऑफ कर दिया है 7-8 साल से बात, नो कॉन्टैक्ट व्हाट्सएवर। And that is done on purpose. That is done on purpose, on the name of Boundary, self-protection, self-love. Oh my God. on the name of boundary. That is not what your boundary is. Not cutting off people. We can't live alone. We are not designed to live alone. आप एक ग्रुप को कट ऑफ करेंगे जो आपको सच बोल रहा है, जो आपको बोल रहा है बेटा ये कर, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तुझे निभाना है, आप उनको कट ऑफ कर देंगे क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, आपको फ्री बर्ड रहना है। आप दूसरा ग्रुप ढूंढोगे and you will look for that group on purpose. You will call them your friends, your boyfriend, your situationship, your companionship, whatever it is that ये सेम हिस्ट्री जो आप जिससे आप भागे थे ना, ये सेम हिस्ट्री कुछ साल में नए ग्रुप में भी अप्लाई होंगी। फिर से आप बोलेंगे कि नो कॉन्टैक्ट, यू आर टॉक्सिक फॉर मी, यू आर लाइक दिस फॉर मी, यू आर लाइक दैट फॉर मी। इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल। Either you be prepared to live alone for the rest of your life and you will learn no lessons. You will learn no lessons. You will have to be born and reborn again to be able to learn the karma of relationships. Because like you said, everything is a lesson. Is a lesson. Right? True. This is also happening amongst couples. ये क्या मतलब शादीशुदा जोड़ों में भी यही हो रहा है कि हेल्दी बाउंड्री के नाम पे या सेल्फ लव के नाम पे आप इमोशनल एब्सेंस को कि मेरा कोई वास्ता ही नहीं है उससे, मुझे कोई एहसास ही नहीं है, उनमें भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आपके पास कपल्स आते हैं, डू यू इनकाउंटर दिस? Yes, absolutely. In fact, मैं आपको एक बहुत profound चीज़ which I think I have, I'm learning also, right? We learn through therapy ourselves. True. That जहाँ marriages होती है ना, वहाँ पे 2-3 साल ठीक चलता है. The first 2-3 years, sex takes you forward. After that, children take you forward. After that, some responsibilities take you forward. Approximately जब 10-1 साल होने लगते हैं तो दोनों एक दूसरे से बोर हो जाते हैं कि क्या ही बात करें, कुछ नया नहीं है, ठीक है, अब उसको ये जजमेंट है, मुझे ये जजमेंट है। फिर हम बाहर जाके एक दूसरा पार्टनर ढूंढते हैं, तो वो दूसरे पार्टनर के साथ सब कुछ सही चलता है, इनफैक्ट बहुत सालों तक सही चल सकता है। You know why? It's not just attraction, it's not just newness. हमारे मैरिजेस में हमको ये लगता है कि आई हैव टू प्रेजेंट अ परफेक्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, वरना ये जज करेंगे। हमारे अफेयर में पार्टनर तो ऑलरेडी जानता है कि हम चीटर हैं, पार्टनर तो ऑलरेडी जानता है कि हम फ्लॉड हैं,
इनफैक्ट वो भी हमारे साथ रिलेशनशिप में इसीलिए है क्योंकि वो भी फ्लॉड है. नाउ 2 फ्लॉड पीपल कैन बी ऑनेस्ट with each other. So there's more basically, when there is open an affair, conversation. is an extramarital affair, especially, there are 2 flawed people. Yes, and they are accepting that I am flawed. You already know my reality, right? You already know that I can't work in this marriage. यहाँ पे मुझे pretense की ज़रूरत नहीं है. So when I can be fully open and fully communicative, and then ask for help also, be helpless also, be angry also, and yet we are working towards each other, that is the major attraction of an affair, because we feel like here I can be myself. अब कन्वर्सेशन का धारा कहीं और जा रहा है, बट मुझे बहुत मजा आ रहा है. I'm sure आप जो देख रहे हैं, you will loving it. क्या यही ऑनेस्टी, यही नेकेडनेस पार्टनर के साथ नहीं हो सकती है? हो सकती है. क्यों नहीं होती है? वही तो, that is the effort that we are all putting in, right? क्यों नहीं होती है? इसलिए क्योंकि दोनों लोगों को ये लगता है कि यार मैंने इसको सच बता दिया ना अबाउट हाउ आई फील, तो वो फ्यूचर में यूज़ करेंगे मेरे अगेंस्ट. कि ये जो मैंने बोल दिया कि नहीं यार मुझे इस चीज़ का डर लग गया, तो मुझे 10 दिन के बाद सुनना पड़ेगा कि तुम तो फट्टू हो, तुमको तो हर चीज़ से डर लगता है, तुम्हें तो हिम्मत ही नहीं है, तुमने वहाँ पे भी ये किया था. वो हिस्ट्री को गिनाते हैं. तो हम चाह के भी वी आर नॉट एबल टू बी ओपन. एक ब्यूटिफुल सा कॉन्सेप्ट जब हम थेरेपी में बोलते हैं, इट्स कॉल्ड होल्डिंग स्पेस. दैट आई होल्ड स्पेस फॉर यू एंड योर इमोशंस एंड योर फियर्स विदाउट जजिंग, विदाउट टॉकिंग, विदाउट मेकिंग अप इन माई माइंड कि अरे क्या बात कर रहे हैं, ये तो ऐसा है, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, ऐसा कैसे, ओ माई गॉड, आई हैव मैरिड दिस मैन, दिस इज नॉट द मैन हु आई थॉट वॉज स्ट्रॉन्ग, दिस इज वीक, इज वल्नरेबल. वी डोंट वॉन्ट टू गिव आवर परमानेंट पार्टनर्स दोज मैसेजेस. हम लोग एक फसाड, एक प्रेशर के अंदर जी रहे हैं कि वो हमको परफेक्ट इंडिविजुअल्स के जैसे देखें. वो परफेक्शन को निभाने में हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं. कब तक एक फसाड लेके घूमेंगे ना, कब तक? लेकिन ये दोनों पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. yes. कि तुम मुझसे सच मांग रहे हो, लेकिन सच सुनने की ताकत नहीं है तुम्हारे पास. True. मैं तुमको अगर सच बताऊंगी तो उसका रिएक्शन भी शायद इतना बुरा आएगा कि मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी. उससे अच्छा मैं सच ना बताऊं. दिस इज द प्रॉब्लम. वैसे हम एक दूसरे के लिए सेफ स्पेस क्रिएट नहीं करते हैं. व्हेन आई टॉक टू कपल्स इन माय सेशंस, मेरा यही मुद्दा रहता है कि प्लीज़ आपका पार्टनर, देखिए हो सकता है कुछ लोग डिसएग्री करें. मैंने बहुत से आपको फॉलो किया, मैंने एस्टर पेरेल को फॉलो किया. वो कहते हैं चीटिंग हैज़ less to do with lust and more to do with identity. Yes. The one who cheated, despite of the fact that he betrayed his or her partner, दुख दिया उसने अपने पार्टनर को, गलत किया, फाइन. बट जब उसका इंटरव्यू किया गया तो उससे पूछा गया what exactly you felt. So that particular person said that I felt alive for a brief moment. Yes. And I felt that I am living my identity. हम वो आइडेंटिटी नहीं क्रिएट कर पाते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, शादी में, तभी बाहर जा रहे हैं. और उसने अपने बहुत अच्छे से बताया कि हम वो सेफ स्पेस नहीं दे पाते. कौन किसको, दिस इज अगेन गोइंग टू बी अनदर क्रूशियल क्वेश्चन एंड टोटली आउट ऑफ सिलेबस फ्रॉम हियर. यू वर्क विद बोथ द जेंडर्स. हु डू यू थिंक इज रिस्पॉन्सिबल जो सेफ स्पेस नहीं दे पाता है अपने पार्टनर को? इज इट इक्वल, हम मर्द औरत दोनों, या कोई एक जेंडर ऐसा है जो कि सेफ स्पेस नहीं देता, फिर दूसरा जेंडर उसका इस्तेमाल करता है, फिर वो कहीं और चला जाता है? ना, आई कैन नॉट ब्लेम ईदर द वुमेन और द मेन. हर एक औरत में एक मैस्कुलिनिटी भी होती है, हर एक मर्द में एक फेमिनिटी भी होती है. प्रॉब्लम हमारी कंडीशनिंग का है कि जो हमको हमारे मम्मी पापा ने बताया, उनको उनके मम्मी पापा ने बताया, उनको उनके मम्मी पापा ने बताया, जो पुराने तरीके थे ना, वही हमको पास ऑन किए जा रहे हैं. हमको कोई नए रूल्स नहीं दिए जा रहे हैं कि अब रिलेशनशिप में इस तरीके से रहो. ये जो जेन ज़ी आ रहा है, ये उन रूल्स को तोड़ रहा है. बट गोइंग बैक टू आवर कंडीशनिंग, औरतों को ये बताया गया है कि तुम्हारा प्यार सेवा में है, तुम चुप रहो, तुम बर्दाश्त करो, तुम ढक दो अपने हस्बैंड्स की जो खामियां हैं. वैसे सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, सबको पता है, कंडीशनिंग. और हर एक मर्द को ये बताया गया है कि अपना पावर नहीं खोना,
उसको सर पे नहीं चढ़ाना। तुम्हारा काम पैसा कमाना है, तुम घर चलाओ, तुमको बच्चों को देखने की ज़रूरत नहीं है, तुमको घर के कामों में हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। कब की बात कर रहे हो? कब की? 1940s, 1950s, 1960s? तो पूरे डायनामिक्स ही अलग थे। True. तो पूरे फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अलग थी, एजुकेशन भी नहीं था इतना लोगों के पास। तब ये फॉर्मूला चलते थे, वो फॉर्मूला अब नहीं चलते। अब हमारे पास ऐसे ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं जो वॉइस कंट्रोल पे चलते हैं कि भैया तुम मुझे आप कोरिएंडर की चटनी बना के दो और वो 2 मिनट में आपका सब काम करके देगा। पुराने ज़माने में हमको पत्थर लेके खुद कूटना पड़ता था। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप मुझे पत्थर वाली पीस के चटनी बनाएं तो आप बोलेंगे क्या क्या बोले, क्या बात कर रहे हो? तो फिर वही रूल्स इन रिलेशनशिप्स आज कैसे चल सकते हैं? लेकिन इनको रिवाइज करने के लिए ना अडल्ट कॉन्वर्जेशंस चाहिए। अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन। हम सब हमारे बबल्स में रहते हैं, हमको पता ही नहीं है कि बाहर की दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है। अगर हम इंस्पिरेशन लेते हैं तो नेटफ्लिक्स से, अगेन दोज आर स्क्रिप्टेड ड्रामाज, दैट इज नॉट रियल। हम इंस्पिरेशन लेते हैं इंस्टाग्राम से, इट इज नॉट रियल। ट्रू। तो ईदर यू आर सेटिंग अप एब्सोल्युटली अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फॉर योर रिलेशनशिप, या तो अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो, कंफर्ट जोन से एडिक्टेड हो गए हो। एडिक्शन, दैट इज व्हाट वी कॉल पैटर्न्स। पैटर्न्स आर नथिंग बट एन एडिक्शन टू योर ओन हैबिट्स, टू योर ओन कंफर्ट जोन। Because brain doesn't like, your nervous system doesn't like change. Absolutely It not. will ask you to go back to your old self. और मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ मैं, कि अब वक्त आ गया है कि ठीक है आप एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट करवाएं जिस पे हज़ारों लोग हों, लेकिन आप एक ऐसी भी बैठक रखें जहाँ पे हज़ारों लोग हों और काव्याल सदानी वहाँ पे ज़िंदगी सिखा रही हूँ। मैं ये बहुत ज़ोर दे के एम्फसाइज करता हूँ अब कि अब वक्त आ गया है कि स्कूल की सतह पे सिलेबस में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स की जगह एक सब्जेक्ट होना चाहिए, उसका नाम है वो ज़िंदगी। जिंदगी सिखाओ। वंडरफुल वुड दैट बी, नो? उफ, आई लव द फैक्ट के, बल्कि आई समटाइम्स लॉन्ग फॉर इट कि काश मुझे किसी ने ना सब सिखाया होता लेकिन जिंदगी भी सिखाई होती। कि कोई रो रहा हो तो उसको चुप कैसे कराना है, खुद के आंसू निकल आए तो क्या कैसे फील करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है खुद को, इमोशंस सिखाने चाहिए। अब तो आप खुद भी बेहतर जानती हैं कि आज के ज़माने में IQ मैटर करता है, बट अब वो टाइम आ चुका है कि EQ भी मैटर करता है, आपका इमोशनल क्वेश्चन भी मैटर करता है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आई एम सो ग्लैड कि मैं सीख ऐसे रहा हूँ गाइस के मुझे लग रहा है कि शायद इस पॉडकास्ट रूम के बाहर जब मैं निकलूँगा आफ्टर दिस शो विल एंड, आई विल बी कम्प्लीटली अ डिफरेंट पर्सन। अगर आप भी एक कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान नहीं बनते हुए आफ्टर वॉचिंग दिस शो, then you need to watch it again and then again and then again. Okay, heading on to the next segment. Kavyal, I'm so glad कि ये हमें मौका मिला आज इस सिटिंग पे, इस नशिस्त पे बैठने का। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि you also caught yourself hiding behind your own healing? रोज। अच्छा। रोज होता है, रोज 2 मिनट 3 मिनट ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे हम किसी मुद्दे को इंटेलेक्चुअलाइज कर लेते हैं। True. बड़े बड़े शब्दों को, बड़े बड़े जार्गन्स के पीछे दिस मस्ट बी, ओह दैट्स माय डिफेंस मैकेनिज्म, ओह दैट्स अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। मैं आपको एक चीज़ पूछती हूँ, अगर आपने पूरी रेसिपी बुक पढ़ ली, रट्टा भी मार ली, बाय हार्ट याद कर लिया उसको, तो क्या आपको कुकिंग आ गई? किचन में जाना, वो चाकू को चलाना, वो आग को लगाना, वो बहुत अलग चीज़ें हैं। Just by reading multiple quotes on Instagram or by reading 2 spiritual self-help books, nobody is healing. You are just learning a new language. लेकिन emotions का तो अपना ही language है. So you have to give yourself the permission to even feel everything. I call myself a wounded healer. मेरी ज़िंदगी का एक पैटर्न रहा है कि क्योंकि मुझे साइकोलॉजी में एजुकेशन नहीं मिला, मेरी लाइफ कुछ अलग ही डायरेक्शन में थी।
Now I understand that I am one of those wounded healers जो पहले लाइफ उसको पूरी तरीके से गिराती है, तोड़ती है, 1000 टुकड़ों में बिखरा देती है. फिर मैं जब टूटती हूँ उसको रिपेयर करती हूँ ना, फिर उसकी दवाई लेके आती हूँ. हाँ. That is my contribution to the people around me. यही क्वेश्चन था, वो दवाई क्या है? How do you correct yourself then? By awareness that मैं लोगों को भी ये बोलती हूँ कि भाई अगर आप अपने विक्टिम जोन में भी बैठे हो ना, बैठो विक्टिम जोन में, वॉच पे 15 मिनट दे दो अपने आप को. मैं 15 मिनट रोऊंगी, मैं 15 मिनट मेरी विक्टिम वाली स्टोरी सुनाऊंगी, 15 मिनट मेरे फ्रेंड को फ़ोन करके वही की वही रद्दी स्टोरी जो मेरे दिमाग में चल रही है, आई विल कीप इट गोइंग. 15 मिनट के बाद यू हैव टू गेट अप एंड टेक एक्शन. यू हैव टू. सो इवन व्हेन, अब मेरी प्रॉब्लम ये हो गई है कि मैं कभी कभी अपने आप को परमिशन नहीं दे पाती गुस्सा होने की, अपसेट होने की, रोने की या विक्टिम होने की, क्योंकि मेरा थेरेपिस्ट वाला जो दिमाग है ना वो मुझे बोलेगा यार काव्यल तुझे कोई हक नहीं है रोने का. दूसरे लोगों को देखो कितनी तकलीफ हो रही है, तुझे हक नहीं है गुस्सा होने का. अरे ये बेचारे का विक्टिमाइज पैटर्न है. अरे तुझे कोई गुस्सा नहीं है हेल्पलेस फील होने का. लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ इट. तो मेरा प्रॉब्लम में फील करने के पहले ही उसको बुझा देती हूँ. अब क्या होता है? Isn't it important for you? It's dangerous what I'm doing. Okay. But at least I know that it is dangerous. At least I know that I'm doing it. I'm not sitting in an ego that no, everything is fine. So you should feel victim if you are subjected to victimization. Allow yourself to feel the emotion. Allow yourself to feel it. Unless you have not felt the emotion, you will not learn from it. Feelings are called feelings because they are meant to be felt. The mic drop moment. Not just intellectualized. Feel them fully, but they are not the reality of life. This was deep. I'm stuck here. I don't think so I'll be able to move from this step onward. Feelings are feelings because they are meant to be felt, but they're not reality. Not always reality, at least we can say. This was deep. I think अगर ये concept लोग समझ जाएं, शायद उनको आपकी हमारी ज़रूरत भी ना पड़े. But this is something जो कि हम शायद हमें लगता है कि feeling is the code of life. Yeah, no. That's what's happening. They are driven by feeling. They are chasing feeling. And I tell people when I encounter them that do not chase feeling. Yes, feel it. Do not get consumed by it. That your whole code of your life is staying on that particular feeling. क्योंकि देखिए शादी क्यों ख़त्म होती है? मोहब्बत भी एक फीलिंग है. और ये कभी और ये स्टेगनेंट नहीं रहती है. ये चेंज के तरीके, कभी मोहब्बत यहाँ पे कभी यहाँ पे है. हम शादी में वो मोहब्बत की फीलिंग ढूंढ रहे होते हैं. ऐसा लम्हा आएगा मुझे अपने पार्टनर पे प्यार आएगा, ऐसा भी आएगा मुझे नहीं आएगा प्यार. डजंट मैटर कि उसी समय मैं उसको डिवोर्स दे दूंगा. तो we are chasing the feeling, unfortunately. Absolutely. And that's where we are all making mistakes. आप ज़रा ये समझिए कि अगर कोई, आपने देखा होगा प्ले एरिया में बच्चा कोई अगर गिर जाता है तो माँ घबरा जाती है और घबरा के ना भागेगी उसकी तरफ और कभी कभी उसको एक थप्पड़ मार देगी. सबसे पहले बोला था ना ध्यान रख के करना. अगर बच्चे ने इस थप्पड़ को ये पकड़ लिया कि मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती और इसी फीलिंग पे पूरी जिंदगी निकाल दी तो कितना गलत हो जाएगा. अभी माँ भी तो एंजाइटी फील हो रही है ना. उसको भी लग रहा है मेरा बच्चा गिर गया, क्या हो गया उसको. तो उसने उस मोमेंट में जो फियर फील किया वो ट्रांसफर हो गया थप्पड़ में. एम आई सेइंग कि वो थप्पड़ सही था? नहीं था. लेकिन इमोशनल रेगुलेशन हमको नहीं आता. वी डोंट नो, नोबडी नोज. वी आर स्टिल लर्निंग. वी आर स्टिल स्टक इन दोज पैटर्न्स. एक माँ अपने बच्चे को क्यों मारती है? इसलिए मारती क्योंकि उसकी माँ ने सिखाया बच्चों को ऐसे ही ट्रेन किया जाता है. तभी भी वो अच्छे गुड बच्चे निकलेंगे. उनको बहुत ज़्यादा छूट दे दी तो ऐसा होगा. यार पुराना रिकॉर्ड, मतलब हम लोग कोई मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं उसमें वो जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स होते हैं ना, वो प्री इंस्टॉल्ड ऐप पे ही हमारा दिमाग चल रहा है और शायद हमारी परनानी का दिमाग चल रहा है अभी भी. बट आई एम नॉट माई परनानी.
लेकिन चेंज हमको अच्छा नहीं लगता क्योंकि हमको डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे काम करना है और फिर ब्लेम करना है कि हम लोग क्या करें, हमको तो यही सिखाया, यही आता है, टेक इट और लीव इट, टेक इट और लीव इट, टेक इट और लीव इट। चेंज बताएगा कौन काव्याल जी? हु विल टेल देम कि ये गलत है, अब ये सही है? आई नो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और भी बहुत ऐसे लोग हैं जो अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट टॉक अबाउट द पॉपुलेशन। आप अब हम हिंदी स्पीकर्स हैं, हम एड्रेस कर रहे हैं ऑलमोस्ट 2 बिलियन पॉपुलेशन को, साउथ एशिया की, सब कॉन्टिनेंट की। आपको लगता है कि एक आम आदमी के पास समय या इतनी कैपेसिटी भी है कि वो सोचे कि वो इमोशनली डिसरेगुलेट है? वो तो सिर्फ उसका पूरा दिन निकल जाता है 4 पैसे कमाने में, रात को बच्चों को मैं शाम का खाना खिला दूंगा, और वही आदमी है जो बीवी को पीट भी रहा है गुस्से में आज, वही बीवी है जो कि गालम गलोच भी कर रही है उसको, या वो अपने पति को सता रही है। ये इस सब का वक्त कहाँ मिलेगा और कौन सिखाएगा इनको? मैंने ये पहले भी कहा है कि यूनिवर्स हमको 3 तरीक़ों से सिखाती है। एक होता है इंस्पिरेशन, जहाँ पे आपको कोई बता रहा है, आसानी से बता रहा है, जैसे ये पॉडकास्ट। ठीक है। अगर कोई इसमें से कुछ सीख लेना तो दे आर लर्निंग थ्रू इंस्पिरेशन। ओके, आपने इसको इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दिया, ऐसा लगा अरे यार क्या अच्छा बोलते ना, अच्छा बोलते, लेकिन कल भूल गए, याद भी रहा लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया। ठीक है, अब इंस्पिरेशन को आप काम नहीं आया, अब आपको ज़िंदगी सिखाएगी थ्रू कॉन्स्पिरेशन। मतलब एक थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा बड़ा एक स्यापा क्रिएट होगा आपके आसपास, और तभी भी आपको यूनिवर्स एक मैसेज देना चाह रही है, तभी भी आपने इग्नोर किया कि क्या मतलब ठीक है ये तकलीफ़ हो गई, क्या ही करें, इट इज़ व्हाट इट इज़, यू डिडंट लर्न इट। देन द यूनिवर्स टीचेस यू थ्रू डेस्पिरेशन। मतलब अब इतना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको लगेगा कि पूरी आसमान मेरे सर पे टूट पड़ा है, और मैं तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। जब हम लोगों की नहीं सुनते, बुक्स की नहीं सुनते, आसपास नहीं देखते, अवेयरनेस नहीं क्रिएट करते, तो हमको गिर के सीखना पड़ता है। देन द यूनिवर्स लीव्स यू नो चॉइस। मैं आपको मेरा पर्सनल एग्जाम्पल देती हूँ, माई बिगेस्ट स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ सो फार, एंड इट टेक्स मी अ लॉट ऑफ करेज टू रियली ओपन दिस अप, बिकॉज मैं खुद की ही थेरेपी कर रही हूँ ना कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। मैंने ज़िंदगी भर अपने बॉडी की कदर नहीं की, ज़िंदगी भर। इवन व्हेन आई वाज थिन, आई टोल्ड माई सेल्फ आई वॉज फैट। I kept comparing myself to so many other women and I wanted to be this perfect version. I always, मतलब मैंने ऐसे, no, I don't like this, I don't like this, I don't like this. जब मुझे लोग बोलते भी थे that no यार you're so pretty, I'd be like, मतलब पता नहीं क्या चाहिए उनको, that I didn't believe it. That was life teaching me through inspiration that accept your body, love your body, what are you doing? Life taught me through conspiration. थोड़ी बहुत हेल्थ की चीज़ें ऊपर नीचे होने लगी, आई इग्नोर्ड इट बिकॉज आई वॉज वेरी बिजी वर्किंग, आई वॉज वेरी बिजी मेकिंग मनी, एंड आई केप्ट इंटेलेक्चुअलाइजिंग कि नहीं मैं सही कर रही हूँ, मैं अपने फैमिली के लिए पैसा कमा रही हूँ, मैं लोगों को हील कर रही हूँ, मतलब मैं कितना अच्छा काम कर रही हूँ। अब मेरा ईगो बोल रहा है ये, एंड स्टिल नॉट पेइंग अटेंशन टू माई बॉडी, टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि ठीक ही है अभी, मतलब ये ऐसे ही रहने वाला है, इसको क्या ही चेंज होगा। नाउ लाइफ इज टीचिंग मी थ्रू डेस्पिरेशन दैट I have in the last 1 year lost so much of my health. आज मैं ना मेरा राइट आर्म दे देती to have the same body that I had 20 years ago, 30 years ago, जिसके बारे में मैं क्रिब करती थी, कंप्लेन करती थी। I would give my right arm to just be there. लेकिन मैंने नहीं सुनी, मैंने ना अपने बॉडी की सुनी, ना मैंने लोगों की सुनी, ना मैंने न्यूट्रिशनिस्ट की सुनी, और अब मेरे को लग रहा है यार अप्रिशिएट ही कर लेती। कितने साल मैंने वेस्ट कर दिए अपने बॉडी के बारे में कंप्लेन करने में, कितने साल, माई वेट आई वेस्टेड, आई मस्ट हैव वेस्टेड 8 years of my life in total being dissatisfied with who I was. तब मेरा ध्यान ज़्यादा, हम कहते हैं ना आई एम अ फूडी, ये अच्छा लग रहा है ये खाओ, वो अच्छा लग रहा है वो खाओ, लोग चिल्ला रहे हैं भाई प्रोटीन खाओ, सैलेड खाओ, ये खाओ, वो सब हेल्दी मेरे लिए नहीं है। आज गिर के समझ में आ रहा है कि क्यों वो प्रोटीन ज़रूरी है, क्यों वो सैलेड ज़रूरी है, क्यों वो पानी पीना ज़रूरी है, क्योंकि अब बहुत लेट हो चुका। अब किसी के ज्ञान से मैं नहीं सीख पाऊंगी,
अब मुझे वो ही करना पड़ेगा जो मैंने 30 साल से इग्नोर किया है। इसके लिए एक बहुत अच्छा मुहावरा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सही। मैं वो लातों का भूत हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे लातों कितने के भूत होंगे हैं। ऐसे। The bigger problem is that learning will happen after falling. And this is a very important thing for parents to learn. जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने में लगे रहते हैं। प्रोटेक्ट। उनको कभी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उनको वो कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए जो मुझे हुई थी। सब कुछ बेस्ट दे दो। True. सीखेंगे कैसे? गिरने तो दो। और जब आपका बच्चा गिरता है ना, तब आपको उनको बोलना पड़ता है, बेटा दिस इज़ नॉट द लास्ट, दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स, दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ मेनी। गिर लो, हम यहीं पे हैं, कुछ कर लेंगे जुगाड़। लेकिन क्या सीखा गिरने में से? उठना भी ज़रूरी है। उठना ज़रूरी है। हम तो चिकन्स पैदा कर रहे हैं। और ये आपने लाइक यू नो इट स्ट्रेट अवे इट हिट मी एंड इट हिट एवरीबडी हार्ड, आई एम श्योर कि वो जिंदगी का वो लम्हा इससे पहले क्या आए कि तुम्हें यूनिवर्स गिरा के सिखाना चाहे। हमारी पंजाबी में एक कहावत है एंड आई वुड लव टू कोट इट कि जब कोई समझ ना रहा हो ना, उसको आप बहुत ज़्यादा कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहावत यह है कि अल्लाह मियाँ डंडा नहीं मारता, मत मारता है। राइट? भगवान खुद से नीचे आके आपको नहीं करेंगे। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी बुद्धि सटक जाती है और फिर आप ऐसी हरकतें करते हो। इससे पहले कि वो स्टेज आए, उससे सीख लो। अब जो आपने बात की है ना, मैं उन लोगों को एड्रेस करना चाह रहा हूँ काव्याल जी, जो खुद को समझते हैं कि वो हील्ड है। ना अब रिलेशनशिप्स पे आते हैं, क्योंकि बहुत से लोग अपने रिलेशनशिप के हाथों बहुत तंग हैं। उनको लगता है कि कोई जादू की छड़ी होगी आपके पास, मेरे पास या किसी और के पास, सब ठीक हो जाएगा। एक मैं चीज़ आपकी इसी माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप किसी हीलर के पास जाएं, आप मेरे पास, आपके पास, किसी और के पास जाएं। लोगों को लगता है रिलेशनशिप काउंसलिंग या हीलिंग इज़ लाइक अ ड्रॉप बॉक्स। ये देखें जी, मैं अपना पार्टनर लेके आया हूँ या लेके आई हूँ, प्लीज़ इसको ठीक करके वापस दे दो मुझे, मैं परसों आके ले जाऊँगी। प्लीज़, ये ऐसे नहीं होता है। ये सबसे पहले, और हम जब कहते हैं कि ठीक है पार्टनर पे ख़राबी है पर मुझे ज़रा तुमसे बात करनी है, तो वो कहते हैं मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। नो, आइडेंटिटी को थोड़ा सा हम पर्दा जो आपने मास्क पहना है उसको हटाते हैं, वो हटाते नहीं हैं लोग। खैर, उस पर हम आते हैं। अब ये वो लोग हैं काव्याल जी जो कि स्पिरिचुअली अवेकन्ड भी हैं, हील्ड भी हैं, और कहीं ना कहीं इमोशनली अवेयर भी हैं, but they still end up having a toxic partner in their life. ऐसा हुआ आपके साथ? ऐसे केसेस का आपको सामना रहा? और अगर ऐसा होता है तो आपकी नज़र में क्यों होता है? कहाँ से लाते हैं ऐसे क्वेश्चंस आप? ये बस आ जाते हैं। जो हमारे अंदर एक एम्पैथी होती है ना, वो हमारी बाउंड्रीज से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। वाओ, यस। मैं आपको एक आम किस्सा सुनाती हूँ। आई एम एन एम्पैथ, ओके। मुझे लोगों के इमोशंस फट से मैं पकड़ सकती हूँ। वो समझे उसके पहले मुझे समझ में आ जाता है कि वो क्या फील कर रहे हैं। अब मैं एनिमल्स को बहुत रेस्क्यू करती हूँ। तो अगर मैंने किसी बिल्ली के बच्चे को सुन लिया दूर से, वो बेचारा आवाज़ कर रहा है कहीं पे, मैं सब काम छोड़ के फर्स्ट आई विल स्टार्ट, लोग कहाँ है, उसको ढूंढो, उसको ढूंढो, उसको ढूंढो। वैसे मेरे घर पे मैंने 6-7 बिल्लियों को ऐसे रेस्क्यू किया, ये ध्यान रखा। अब मुझे ये भी पता है कि उसको मैंने अगर ढूंढा तो उसको मैं घर लेके जाऊंगी, उसका मैं ध्यान रखूंगी। मेरी 6 बिल्लियाँ अपसेट हो जाएंगी, मेरे घर वाले अपसेट हो जाएंगे कि क्या कर रही है, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग कैसे करें। मुझे खुद पता है कि मैं नहीं डील कर पाऊंगी एक और के साथ, लेकिन मेरा बॉडी इतना रेस्टलेस हो जाता है कि नहीं, उसको कुछ हो गया तो मेरी एम्पैथी हाईजैक कर लेती है मेरे दिमाग को। That I will still go for it knowing that is a red flag. Okay? और जो एम्पैथ्स होते हैं ना, उनके दिमाग में एक रेस्क्यू फैंटेसी होती है कि एक सेवियर सिंड्रोम जैसा, दैट नहीं यार, शायद जो मैं एफर्ट दूं इस इंसान को या जो मैं प्यार करूं तो ये बंदा हील हो जाए या उसकी लाइफ ठीक हो जाए।
अब ये सारे एम्पैथ्स में रहती है बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस अराउंड देम. लेकिन कभी कभी एक इंसान जो कुएं में गिर रहा है, आप जब उसे अपना हाथ देते हो ना, तो आप शायद उसे ऊपर ना ले आओ, लेकिन वो आपको नीचे ज़रूर ले जाएगा अपने साथ. ट्रू, वेरी ट्रू. It is okay for you to feel somebody's emotions deeply. It does not equal to you becoming their survival kit. You don't have to become their survival kit. Okay. You can tell somebody that I know what will help you. Why don't you do this? Okay. But you can't say, let me do this for you. That is where we go wrong. हम किसी और के ट्रॉमास को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना लेते हैं क्योंकि हमारा सेल्फ एस्टीम कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं. लेकिन ये तो It drags you to the same hell. आप जानबूझ के ट्रॉमा कलेक्ट कर रहे हो, जानबूझ के. और बहुत से लोग ऐसे मैंने खुद भी देखे हैं अपने आसपास, और कभी कभी शायद हमें लगता है कि हमसे भी शायद ये गलती हुई है कि हमने वही ट्रॉमा कलेक्ट किया और अपनी सेल्फ एस्टीम को सेटिस्फाई करने के लिए हमने कहा कि लेट मी बी दैट एंजल इन योर लाइफ. अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये भी देखा है कि इवन स्पिरिचुअली कंपैटिबल पीपल they end up having a toxic relationship. And that is very surprising for me. They were spiritually aligned. But something in them between their relationship was missing. ऐसा कभी आपको पाला पड़ा कभी ऐसे किसी? बहुत होता है. It is, like I said, it's in fashion to say that I'm a spiritual person. Okay. It's in fashion to say that I want to move towards spirituality. You are in a spiritual place. We are all spiritual beings having a human experience. This is a very famous line, right? Yeah, exactly. Let me ask you this. आपको सफ़ेद कलर पसंद है, मुझे सफ़ेद कलर पसंद है. आप सफ़ेद कमीज़ पहनते हैं, मैं सफ़ेद कमीज़ पहनती हूँ. ये एक एस्पेक्ट है जो हमारे बीच में कॉमन है. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके साथ ज़िंदगी भर गुजारूँ. It's not necessary. There's a beautiful line which says that you fall in love with a personality. When you marry them, you end up living with a character. Very true. Very true. This is exactly very true. जब आप किसी के साथ Personality can be रहें, faked. 100%. Yes. Character is something that is built on your value system. Yes. Plus discipline. It is so important for both the people to be disciplined. It's okay to say, oh, I'm a part of the 5 a.m. club. मैं सुबह उठ के मेडिटेट करती हूँ. फिर पूरा दिन क्या करते हो? पूरा दिन तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल कहाँ है? तुम्हारा डिसिप्लिन है या नहीं है? तुम्हारे वैल्यूज जगह पे हैं या नहीं है? कितने ही लोग दुनिया में एक स्पिरिचुअल ईगो में बैठते हैं. ओके, स्पिरिचुअल ईगो. मुझे किसी ने बड़ी खूबसूरत बात एक की थी. उर्दू के अल्फाज हैं, मैं इसको ज़रा बाद में ट्रांसलेट भी कर दूंगा. एक लफ्ज़ है आजिज़ी. लाइक आजिज़ होने का मतलब है बीइंग वेरी हम्बल, यू नो. अच्छा, वैसे तो यही सिखाया जाता है कि बीइंग एनवियस या प्राउड होना या वैनिटी होना अच्छी बात नहीं है. यू शुडंट बी डूइंग दिस. लेकिन किसी ने कहा था कि कुछ लोग प्राउड होते हैं, उनके पास नई गाड़ी है, नया बंगला है, उनका रुतबा बहुत बड़ा है, वो प्राउड होते हैं. किसी ने कहा कि आजिज़ी का भी एक प्राउड होता है. कुछ लोगों को इस बात की भी खुन्नस होती है कि वो बहुत हम्बल हैं. वो बहुत उससे ज़्यादा डैमेजिंग होती है. Absolutely. और वो अपनी हम्बलनेस को कहीं ना कहीं उस पर इतना प्राउड फील कर रहे होते हैं कि वो उनको लगता है वो हम्बल है, वो दुनिया को हम्बल दिख नहीं रहे होते हैं. तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी डैमेजिंग. नाउ देयर कम्स अनदर क्वेश्चन कि जो हाईली अवेयर लोग होते हैं इमोशनली या स्पिरिचुअली, मोस्टली इमोशनली, क्या ऐसा है, और मैंने तो खैर बहुत मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि दे ऑल्सो अट्रैक्ट more damaged people. I'm not saying toxic people. They attract damaged people. ऐसा होता है क्या? आप मॉल में गए हैं, जो शॉपर्स होते हैं ना, उनको जो फ्री वाले सैंपल्स मिलते हैं, अरे व्हाई डोंट यू ट्राई दिस, वो आपको अट्रैक्ट करते हैं ना. करते. तो जो स्पिरिचुअली इवॉल्व लोग होते हैं, उनमें एक सेंस ऑफ ठहराव होता है, एक सेंस ऑफ पीस होती है उनके ऑरा में. तो जितने भी शॉपर्स हैं ना, उनको अच्छा लगता है कि यार मेरे पास अगर ये थोड़ा सा आ जाए ना तो मेरी लाइफ तो सेट हो जाए. तो नेचुरली everybody will gravitate towards somebody who is a high vibrational being. But again, they have their own complexes.
it is not necessary that a spiritual evolved person is an easy person to live with. I have to tell you this, that there could be many people in the world who are a good boy and a good girl, but just being a good boy and a good girl are not enough for a successful marriage. Okay, this was big. It's not enough. This was big. You have to sit with your partner and say, what do you need out of me? How can I mold myself in a way that I can attend to your needs, wants, desires, everything, so that I can become that perfect place for you? लेकिन ये जो गुड बॉय वाला एक इमेज है ना, गुड बॉय मतलब कुछ अपना दिमाग मत चलाओ, जैसे तुम्हारी फैमिली बोलती जाती है वैसे करते जाओ. हाँ. फैमिली को पहले रखो, अपने वाइफ और बच्चों को या अपने हस्बैंड और बच्चों को बाद में रखो, अपने आप को लास्ट में रखो. नो 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 नो, डू नॉट सिट इन दिस ईगो जस्ट बिकॉज आपने कभी शराब नहीं पी, आपने कभी चीटिंग नहीं की, दैट मीन्स यू आर द परफेक्ट पार्टनर मटीरियल. नो, you will still have to design yourself according to the needs and wants of your partner, and that is how we grow in relationships. This is exactly, I often encounter couples जिसमें the lady is saying कि मेरे husband में कोई problem नहीं है, cheat नहीं करता, शराब नहीं पीता, गाली नहीं देता, कुछ नहीं करता, but emotionally available नहीं है. यानी वो इमोशनली डिसरेगुलेटेड है और उसको उसकी इमोशनल लिटरेसी जो है बहुत लो है. यू आर एब्सोल्युटली राइट. दिस इज समथिंग, आई गेस इट्स एन आई ओपनिंग पार्ट वेयर यू जस्ट सजेस्टेड कि हाईली अवेयर लोग भी जो कि अपने आप में बहुत अच्छे माने जाते हैं, सोसाइटी में अच्छा नाम होता है, दे टेंड टू बी बैड पार्टनर्स. नाउ अब बैड पार्टनर की कैटेगरी में एक और चीज़ आती है. अब ये जो सेगमेंट है, ये जनता की भरपूर फरमाइश पे ये सेगमेंट लाया जा रहा है, और ये इसको मैं ये तो नहीं कहूँगा कि फेवरेट सेगमेंट है, बिकॉज नोबडी वुड वांट टू बी चीटेड ऑन, बट दैट्स it's a disease. It's a menace that has taken the world all over. हमारी साउथ एशियन सोसाइटी को बहुत ज़्यादा. Cheating. Kavyal, how do you define cheating? Is it touch? Is it intention? Or is it energy? लोगों को फिजिकल चीटिंग से ज़्यादा इमोशनल चीटिंग हर्ट करता है. क्योंकि जब फिजिकल चीटिंग होता है ना, तो यू कैन एक्सप्लेन इट सेइंग इट वाज एन इम्पल्स, वो एक बार गलती हो गई, ठीक है, तो लोग फॉरगिव भी कर देते हैं कि चलो मस्ट बी, यू नो, हो गया होगा कुछ, तो आई मस्ट हैव बीन ड्रंक और शी मस्ट हैव बीन इन अ लो फेज और व्हाटएवर. लेकिन इमोशनल चीटिंग को वक्त लगता है. तो जो पार्टनर होता है उसको ये लगता है कि यार ये वाला जो तुम्हारा रोमांटिक वाला हिस्सा था वो तो मेरे लिए था ना, ये जो तुम्हारा एम्पैथेटिक वाला हिस्सा था वो तो मेरे लिए था, ये जो तुम्हारा पेशेंट वाला हिस्सा जो तुम उसको दे रहे हो वो तो मेरे लिए था. और वो एक दिन में नहीं हुआ, उस तुम 4 साल से रिलेशनशिप में हो या 6 महीने से रिलेशनशिप में हो, 6 महीने तुमने वहाँ पे दे दिए, लेकिन मुझे नहीं, मैं तो भीख मांग रही थी ना इसके लिए ही कि मुझे अटेंशन दो. जब आपका अटेंशन शिफ्ट होता है, that is when the cheating will start. Physical touch will become a part of it later. मैंने ये पहले भी कहा है that बहुत कम लोग हैं ऐसे दुनिया में जो सिर्फ फन के लिए चीटिंग करेंगे. हाँ. बहुत कम है. Genuinely people find connections. But जब आपको ये लगने लगे कि मैं किसी और कनेक्शन को सीक्रेसी से प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तब रुक जाओ. At that time ask yourself this question कि अगर ये मेरे पार्टनर को पता चला तो कैसा लगेगा उनको, और अगर गलत लगेगा तो रुक जाओ वहाँ पे. लेकिन क्या ऐसा भी होता है ना कि 2 people are having an emotional affair without realizing that it's an affair? Yes, absolutely. क्योंकि वो उनको लगता है जब तक कि टच उसमें ऐड नहीं होगा वो चीटिंग नहीं है. अब हमारा इमोशनल था, और फिर वो अपने इमोशनल अफेयर को जस्टिफाई करते हैं कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वाज मिसिंग. फॉर एग्जांपल, I happen to have worked with couples where women cheated, and she had that my husband wasn't emotionally available, and that guy, the one I cheated with, that guy was giving me validation, guy was giving me that due attention which was missing from past many years. So कुछ ना कुछ तो क्रैक था ऑलरेडी, होल था, क्रैक था मैरिज में, वो आपको वहाँ से आपका फिल हो रहा है.
उसको अफेयर मानता नहीं है कोई, उसको लगता है ये मेरी नीड थी और ये मैंने नीड पूरी कर ली अपनी। अफेयर इज जस्ट लेबल। क्या ही हो जाएगा लेबल से? तुम्हारी पूरी रिलेशनशिप तो डिविएट हो गई ना। अब मैं उसे लेबल लगाऊं या नहीं लगाऊं, मैरिज तो टूटी है ना, या टूटने के कगार पे आ गई है। एड्रेस द प्रॉब्लम, मत बुलाओ उसको अफेयर, कुछ नहीं फर्क पड़ता, मत बुलाओ। फिर भी मैरिज तो रिपेयर करनी पड़ेगी ना तुमको। मैरिज तो उस अफेयर से पहले टूट नहीं रही थी, क्योंकि वो कोई क्रैक आया था तो वहां पे तीसरा आया ना। मैं आपको एक और चीज समझाती हूँ। बिटवीन द एज ऑफ 35 एंड 42, 44 बहुत लोगों के लाइफ में ये एक डिटोर आता है जहाँ पे वो अपने मे बी बाय 35 दे पॉसिबली मैरिड फॉर 6, 8, 10 ईयर्स, जहाँ पे वो अपने मैरिज से बाहर देखते हैं कोई ऐसा पार्टनर, इनिशियली बहुत अच्छा लगता है, फिर वही प्रॉब्लम्स जो मैरिज में थी वो यहाँ पे भी रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं। फिर यहाँ पे उनको लगता है कि नहीं यार, इससे तो मेरा स्पाउस ही ठीक है। वेरी ऑफन एन अफेयर इज जस्ट अ डिटूर दैट टेक्स यू बैक होम in appreciation to your partner. True. That does not mean I am validating an affair. It just means कि अगर तुमको धोखा खा के समझ आ रहा है कि नहीं मेरा पार्टनर ठीक था, तो बिना धोखा खाए भी थोड़ा एफर्ट डाल के समझ लो ना। अगर हम सब अपने पार्टनर्स को एज एन एक्सटेंशन ऑफ अस ट्रीट कर सकें कि मेरा ही तो हिस्सा है यार, मतलब उसको चोट पहुंचा के मैं कितना ही खुश रह सकता हूँ, तो शायद आप उसे चोट पहुंचाओ ही नहीं। वेरी गुड। अब यहाँ पे वही पहले वाली जो आपने बहुत पहले इस पॉडकास्ट के स्टार्ट में बात की थी कि वो जो एक दूसरे को सेफ स्पेस देनी होती है, जहाँ पे उन क्रैक्स को, उस अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन को आप कर सको अपने पार्टनर के साथ, वो नहीं कर पाते हो ना, उसको पाइल अप करते रहते हो और फिर कहीं और जाके आप अपने हिस्से का जो दुख है, ये नहीं कि मैंने पार्टनर को क्या दुख दिया, जो आपको दुख मिला वो जाके किसी और पे डंप करते हो, वो आपको इंस्टेंटली वैलिडेट करता है क्योंकि आपको जानता नहीं होता, और वहाँ पे आप अच्छा फील करने लग जाते हो। और कोई भी रिलेशनशिप आसान नहीं होने वाला। यू हैव टू सी योर रिलेशनशिप लाइक अ डिफिकल्ट PhD क्लास दैट यू हैव साइंड अप फॉर। ओके, क्योंकि आपको सब कुछ वहाँ से सीखना है। अब हम जब क्लासरूम में बैठते ना तो हमेशा मज़ा नहीं आता उसमें। एग्जैक्टली, बोरिंग प्रोफेसर भी तो आ जाता है। बोरिंग प्रोफेसर है, डिफिकल्ट करिकुलम है, एग्जाम्स हैं, कभी कभी एग्जाम में फेल हो रहे हैं, तो हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? वहाँ पे जिस चीज़ से हमें मज़ा आता है। अरे यार चल अभी थोड़ी देर मैच देख के आते हैं, अरे यार थोड़ा रेस्टोरेंट में खा के आते हैं, अरे थोड़ा सा ये करके। बट अगर आपने अपने डिस्ट्रैक्शन को ही अपना डेस्टिनेशन बना लिया तो PhD करोगे ही नहीं। आपका इतना होमवर्क पाइल अप होता जाएगा, आपके इतने असाइनमेंट्स पाइल अप होते जाएंगे। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन मैरिज एंड अफेयर्स। आप डिस्ट्रैक्शन के लिए बाहर जा रहे हो, लेसन्स तो सीखने रहे हो। ट्रू, बट यू विल हैव टू कम बैक एंड फिनिश दिस। अमेजिंग, अमेजिंग। वो कहा जाता है ना कि बिकॉज पर्पस नहीं है ना, इफ यू डोंट हैव अ पर्पस इन मैरिज यू विल डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ विद प्लेजर्स। यस, and this is exactly what people are looking for: instant gratification, pleasure which is not time bound, not emotionally bound. There is no string attached, and then you derive the pleasure and you feel that instant dopamine rushing in your body. yes. अब the thing is कि आपने इतना काम किया है काव्याल, you work with energy. Two people who were together, when they leave, do they also leave a residue of their energies in each other? एक दूसरे के अंदर वो, मैं इसको कैसे हिंदी में समझा पाऊंगा, क्या वो छोड़ जाते हैं वो एनर्जी का वो हिस्सा एक दूसरे में? हाँ, छोड़ जाते हैं। यू नो द मोस्ट सरप्राइजिंग केसेस विच आर नॉट सरप्राइजिंग टू अस एनीमोर एज हीलर्स, बट वी सी दिस, कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे जहाँ पे आपका एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड बहुत टॉक्सिक था, बहुत नार्सिसिस्टिक था, बहुत अब्यूजिव था, आपको एज पे रखा गया है और आप थक के वहाँ से निकले हो सुकून ढूंढने, आपको कोई और पार्टनर मिल गया जो बहुत काम है, बहुत इजी है, आपको अटेंड करता है, नर्स के जैसे आपका ध्यान रखता है। अब आप इस रिलेशनशिप में वो टॉक्सिक पार्टनर खुद बन जाओगे। Exactly. You're absolutely right. You will become that Absolutely toxic right. person that you ran away from. And I have to ask my clients this, कि जो ट्रीटमेंट तुमको एक्चुअली तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड को देनी चाहिए थी, वो इस बेचारे को क्यों दे रहे हो भाई? Absolutely right. Because we become like the people we run away from. We become like the people we judge.
We become like the people we escape Projection. from. Yes. So that energy residue, yes, I will always carry parts and parcels of my partner within us. ये आपने देखा होगा शायद कि शादी के कुछ सालों बाद ना हस्बैंड वाइफ एक जैसे हो जाते हैं अगर उनकी केमिस्ट्री अच्छी है तो। अच्छा, एंड में तो मेरे अब्बा कहते हैं अब तो हम बहन भाई लगते हैं। एग्जैक्टली। उनकी आदतें एक जैसी हो जाती हैं, उनकी नर्वस सिस्टम्स, उनके सोने उठने का वक्त एक जैसा हो जाता है। दैट्स बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज शेयर्ड। ओके, नाउ द थिंग इज, बहुत से लोग ये कहते हैं कि, और ये बात शायद सुनने में अजीब लगे, आज हम बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है काव्याल के टू पीपल कैन हैव अ सोल कनेक्शन विदाउट अ रोमांटिक कनेक्शन? कुछ लोग कहते हैं हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं और हमें एक सोल कनेक्शन है, इट्स नॉट प्लेटोनिक, इट्स नॉट रोमांटिक। इज इट पॉसिबल? नो, यस, इट इज़ पॉसिबल, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, क्योंकि हमारा दिमाग ना बड़ा फिल्मी है। हमको जहाँ देखो वहाँ पे हमको नयापन, रोमांस, कुछ समथिंग दैट मेक्स अस फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स, ये चाहिए। Okay. बट दिस इज वेयर योर डिसिप्लिन कम्स इनटू प्ले। Okay. That and be very aware, be very, very aware that whatever I do to my partner will be done on to me. So don't give yourself that excuse that I found a soul connection, so I'm going to make it a romantic one. Please keep the soul connection, but keep your boundaries. वैसे आपके पास हजारों सोल कनेक्शंस आएंगे, कितनी बार अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करेंगे? Maybe your lesson in this lifetime is loyalty. Is there such thing? देखो, लोगों को लगता है कि because I have found a soul connection, so it means it's divine, it is something divine, and I have the divine right to be with that person in all forms and in all ways. Okay, let me ask you this. You're hungry. If you have gone to a mall to shop, and every shop that you go to is a cake shop. Okay. Now you just keep buying cakes and keep eating cakes the whole day, and you say, I was hungry, it was just divine timing, I just had to eat this. उसका consequence भी तो आएगा ना, Obviously कि आएगा। आप लगातार केक ही खा रहे हो। यू विल हैव टू चूज कि नहीं, मैं यार सैलेड बार में चली जाती हूँ। अगर आप हर दुकान पे जाके केक खा रहे हो और फिर बोल रहे हो मुझे तो भूख लगी थी, ये उसी डिवाइन टाइमिंग पे आ गया, तो उसका कॉन्सिक्वेंस भी होगा ना। हम लोग जो बोलते हैं कर्मा, Okay. कर्मा इज जस्ट फीडबैक, कर्मा इज नॉट पनिशमेंट। Okay. फीडबैक ये है कि तुम इसको डिवाइन टाइमिंग बोल रहे हो, तुमको भूख लगी थी, तुमने केक पे केक खाया, अब तुम्हारा वजन बढ़ गया। नाउ यू कांट कॉल दैट कर्मा, दैट इज जस्ट फीडबैक। चूज वाइजली, choose differently. There will be a million soul connections. Million. Maybe you and me have a soul connection right now, but our connection has to be limited to passing on some knowledge somewhere else. If you and me start thinking right now that no, we are the same kind of people, we do the same kind of work, and maybe we should have a relationship, maybe we are meant for each other, there will be a disaster. So we have to come to a point of choosing. And that too under your social construct. Yes, जो भी not just social construct, your own consciousness. It's not about society rules अलग बनाती है। जब हमारे अंदर भी एक रूलर होता है ना, that this is right, this is wrong, ठीक है, जब हम हमारे ही रूलर के रॉन्ग पे जाते हैं तो गिल्ट महसूस होता है। true. जब हम सोसाइटी के रूलर के रॉन्ग पे जाते हैं तो शेम महसूस होता है। लेकिन जब आपको गिल्ट ही महसूस होने लगे तब ये पूछिएगा, मैं ये चूज कर रहा हूँ, ये एक्शन जिससे मुझे गिल्ट हो रहा है, हाउ विल आई फील इफ माई पार्टनर पुट्स मी थ्रू द सेम थिंग, बिकॉज आई विल बी पुट थ्रू द सेम थिंग, Very true. कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। तो ये जो सोल कनेक्शन है इज ऑल्सो अ स्पिरिचुअल वर्ड नाउअडेज दैट इज रूइनिंग अ लॉट ऑफ जेन्युइन कनेक्शंस। And I still remember एस्टर पेरेल को जब मैंने सुन रहा था, she despises it. वो कहती है सोल कनेक्शन क्या होता है? सोल कनेक्शन सिर्फ एक होता है, वो ऊपर वाले से होता है आपका। कहता है हम में ट्रांजैक्शंस होती हैं, ह्यूमंस में आप कुछ दोगे, आप किसी को सारी जिंदगी प्यार नहीं कर सकते जब तक कि वो पलट के प्यार ना करे आपको। सो ट्रांजैक्शंस होती हैं हमें। आपने इसमें कार्मा का जिक्र किया था। नाउ दिस इज द नेक्स्ट सेगमेंट एंड प्रोबेबली द लास्ट एज वेल, द कार्मा ऑफ लव। बहुत से लोगों को यही लगता है, जैसे आपने कहा कि कार्मा इज पनिशमेंट। इज in the relationship, is karma a punishment or a repetition, or is it something which is in a loop?
What is karma? It is not an endless loop. Okay. It is just a mechanism by which you have to learn feedback. कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही जा रहा है या गलत जा रहा है. Okay. अगर वो गलत जा रहा है तो उसको सही करो. It is not a punishment at all. आपको कुछ चीज़ चुभ गई तो आपने उसको punishment बुला लिया. आपको किसी चीज़ ने pleasure दे दिया तो आपने उसको soul connection बुला लिया. Okay. We can't do that, right? Yeah, exactly. Again, that is a matter of convenience. And बहुत सारे कनेक्शंस ऐसे होंगे जहाँ पे आपको इंटेंस केमिस्ट्री फील होती है. जहाँ पे भी इंटेंस केमिस्ट्री फील होती है हम बोलते हैं ये सोल कनेक्शन है. Okay. बिल्कुल नहीं. इंटेंस केमिस्ट्री इज लाइक अ वोल्टेज. बहुत ज़्यादा हाई उसका वोल्टेज हो गया तो योर अट्रैक्शन विल बी देयर. लेकिन जो प्यार होता है ना, प्यार बड़ा सटल होता है यार. हमेशा उसमें ड्रामा नहीं रहता. True. True love will actually feel like therapy. A traumatic relationship or what you call a soul connection which is dramatic will take you to therapy. बहुत फर्क है दोनों में. There is a lot of difference between the two. लेकिन the subtle flavors of love can often be boring. This is amazing. It's like breathing out. Yeah. Whereas the attraction and the high voltage and the dramatic relationship feels like यार रिबकेज में कोई टोर्नेडो हो रहा है. मतलब अगर Exactly. आपकी हालत ऐसी है कि आपको किसी को आपके पार्टनर को एक मैसेज भेजने से पहले 15 बार उसको प्रूफ रीड करना पड़ता है या देखना पड़ता है लास्ट सीन कब हुआ, अरे ये देखा क्यों नहीं, अरे ये ऐसे क्यों नहीं है, तो वो ट्रू लव नहीं है. दैट इज अ फेमिलियर पैटर्न जो आपने शायद चाइल्डहुड में देखी है. Amazing. इट इज़ जस्ट फेमिलियरिटी. हम लोग एक चीज़ का शिकार हो जाते हैं. बचपन में कुछ चीज़ टूटी या हमने अशांति देखी हमारे घर में या डिसफंक्शन देखा हमारे घर में, वायलेंस देखा हमारे घर में, तो हम है ना आगे भी ऐसे ऐसे रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करते हैं जो पुरानी पैटर्न्स को रिपीट करें. True. इस उम्मीद में कि यार जो मैं तब फिक्स नहीं कर पाई मैं यहाँ पे फिक्स करूँगी. एंड दिस इज अनकॉन्शियस. वी डोंट नो दैट वी आर डूइंग दिस. Until you make the unconscious conscious, it will derive you and you will call it fate. Correct. Carl Jung. और यही मेरा एक बड़ा अच्छी बात आपने की. मैं इसीलिए हम अगले क्वेश्चन पे जो लैंड कर रहे हैं, हालांकि बहुत आगे जाके आना था बट वो अभी आ गया है वो क्वेश्चन, दैट इज द पैटर्न चूजिंग अस और आर वी चूजिंग द पैटर्न? We are choosing the pattern. We just don't know that we are choosing it. Okay. Because like I said, a pattern is addiction to your comfort. Jana pehchana. For the brain, known pain is pleasure. दोबारा कहिएगा प्लीज. दिस इज वेरी डीप. For our brain, known pain is pleasure. Amazing. This was the moment I was waiting for. This is what exactly I want people to understand. Yeah. कि वो जिसको वो समझ रहे हैं कि मेरा ये known territory है, and I tell them that we as humans we prefer unfamiliar pain over unfamiliar peace. Yes. Amazing. Please continue. Yes. We chase same old things that we have gone through before. So it क्योंकि means we choose a किसी- pattern. Yes, 100%. किसी भी नई चीज़ में ना हम जब लोगों को बोलते हैं कि यार छोड़ दो इस रिलेशनशिप को, ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, रोएंगे हमारे पास, नहीं वो मुझे ऐसे करता है वैसे करता है, ये तकलीफ, लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं. और जब छोड़ने की बात करें तो बोलेंगे लेकिन आगे इसके आगे भी कौन आएगा, क्या पता, नोन डेविल इज बेटर देन अननोन डेविल. Okay. Now we are choosing it because we just, the body, the nervous system, it just knows how to deal with that. It can accept that easily. लेकिन किसी भी unknown peaceful चीज़ में भी डर लगा रहता है. पता नहीं कैसे करेंगे इसको, रहने दो. मम्मी पापा भी तो इसी से गुजरे थे, नाना नानी भी तो इसी से गुजरे थे, रहने दो इसको. We are choosing our patterns. अच्छा, can it be broken? क्या टूट सकता है वो पैटर्न? हाँ जी. कैसे? क्या आप अपने उस सबसे पहले क्या पैटर्न को आइडेंटिफाई करोगे? क्या करोगे आप? व्हाट विल यू डू? आई एम गिविंग यू अ वेरी कॉमन एग्जांपल. पर इंडिया में ना सबको हर चीज़ के साथ वो केचप खाने की आदत है. मुझे भी. समोसे के साथ केचप चाहिए, मैगी नूडल्स के साथ केचप चाहिए, सैंडविच के साथ केचप चाहिए. या कुछ लोगों को बहुत तीखा खाने की आदत है, मिर्ची.
इतनी मिर्ची, इट्स ओवर स्टिम्युलेशन, ठीक है। अगर इस मिर्ची खाने वाले इंसान को आप फीका खाना दे दो तो बोलेगा क्या बकवास, हटाओ इसको, रियल खाना लाओ भाई। अब हमको उस खाने के जो सटल फ्लेवर्स है ना, वो तो समझ ही नहीं आते, हर चीज़ पता ही नहीं है। हमको लगता है कि हमको समोसा अच्छा लगता है, नहीं भाई साहब, आपको तो केचप अच्छा लगता है। आपको किसी भी चीज़ के साथ वो ओवर स्टिम्युलेशन वाला केचप दे दो ना, वो फ्लेवर्स दे दो, वो आपको अच्छी लगती हैं। हमको कुछ 90 दिन निकालने पड़ेंगे ऐसे उस केचप को निकाल के, ताकि हम खाने का असली स्वाद अपने आप को महसूस करा पाएं। Until unless you don't let go of the overstimulation of all these excessive emotions, you will never be able to identify what subtle love feels like. और नर्वस सिस्टम आपको रोकेगा। 100%. एक एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ और वो बड़ी मेरे लिए बड़ी प्रैक्टिकल लगती है वो। आई टेल पीपल के काम करो, ये वॉच उतारो अपनी, मैं लेफ्ट हैंड में पहनता हूँ, मोस्टली लोग मर्द लेफ्ट हैंड में पहनते हैं, एंड वेयर इट इन योर राइट हैंड। अभी आप कोई भी करके देख ले जो इस वक्त देख रहे हैं, आप उसी समय आपको इस वॉच का जो वेट है वो फील होना शुरू हो जाएगा कि इसका रेट उसका वेट है जी। यहाँ तो वेट फील नहीं हो रहा था, और आपका ब्रेन आपको बोलेगा, इरिटेट करेगा कि इसको उतारो, वापस वहीं पहनो जहाँ तुम पहनते थे। आपको ब्रेन रोकेगा वो करने से जो आपने पहले कभी नहीं किया, और इरिटेट करेगा। आप 10 दिन पहन के रखो, इसमें भी आपको आदत पड़ जाएगी इसकी। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि उस पैटर्न को तोड़ने के लिए जो चीज़ समझाना चाहता हूँ मैं लोगों को, कि लोग कहते हैं नहीं फील नहीं आ रही, मैं बोलता हूँ फीलिंग चेंज मत करो, क्योंकि तुमने डिसिप्लिन चेंज करना है। फीलिंग तो यही आएगी कि उसी में रहो। और फिर जब इस घड़ी को आपने यहाँ पहना तो नर्वस सिस्टम ने कहा कि वापस पहनो। यहाँ पहनने वाला कौन था? आप। आपको इरिटेट कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम। इसका मतलब है आप और आपका नर्वस सिस्टम दो अलग एंटिटीज हैं। यानी आप सारा ब्लेम ये नहीं कि मेरे दिमाग में तो आता ही नहीं, वो आपका दिमाग है, आप नहीं हो। Correct. वो आपकी सोच है, वो आप नहीं हो। आप वो हो जिसने ये डिसीजन लिया। Correct. नर्वस सिस्टम वो है जो आपको कह रहा है डिसीजन रिवर्स करो अपना। सो डोंट गो देयर। वो लोग समझ नहीं पाते डिसिप्लिन। मुझे ऐसा लगता है, और आपने इसको बहुत मुझसे भी बेहतर अच्छे अंदाज में बताया कि डिसिप्लिन इज द की बेसिकली। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्या अब लोग कार्मिक अट्रैक्शन पे बहुत बात करते हैं, मुझ समेत बहुत से ऐसे नालायक हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो होती क्या है। सो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या कार्मिक अट्रैक्शन रियल लाइफ में होती है, और वो अगर आपको किसी गलत जगह पे लेके जा रही है, आप कहते हो जी कार्मिक अट्रैक्शन है जी मेरी, हाउ टू ब्रेक दैट? ये कार्मिक को इतना बदनाम कर दिया गया है ना, exactly. इतना ओवर यूज कर दिया गया है। Anything that is a karmic relationship is also trying to teach you something. Okay? Learn whatever it is trying to teach you. Don't romanticize everything. जब मेरे पास लोग आते हैं ये बोल के कि मेरा ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, I said यार yes. ये भी एक नई चीज सुनने में मिल रही है। छोड़ दो ये सारे लेबल्स जो तुमको गूगल बताता है। There is a song which you must hear. Okay. Do not Google your symptoms. The name of the song is Don't Google your symptoms. Don't Google your symptoms. Okay. Because आपको गूगल बता रहा है कि ये ट्विन फ्लेम है तो आपको इंटेंस क्रेविंग फील होगी इस इंसान के लिए, फिर इंटेंस पेन भी फील होगा, लेकिन आप एक साथ रहने के लिए बने गए हो। लाइफ आपको टेस्ट करेगा। अपने इंटरनल जीपीएस पे भी तो थोड़ा ध्यान दो। True. आपका बॉडी आपको साइंस दे रहा है, रेड फ्लैग्स दे रहा है, आप रात सो नहीं पाते, आपका वज़न बहुत बढ़ गया है या घट गया है या शांति नहीं है। योर बॉडी इज टेलिंग यू। गूगल पे मानोगे, अपने बॉडी पे मानोगे। जब गूगल नहीं था तब अपने बॉडी की ही सुनते थे ना। True. जब अपने बॉडी की सुनते थे तब एक्चुअली वी वर क्वाइट मोर इंटेलिजेंट। नाउ वी आर ऑल गोइंग रॉन्ग बिकॉज वी जस्ट वांट वैलिडेशन फॉर आवर एडिक्शंस. Don't justify dramatic, addictive relationships with terms like twin flames and soulmates and karmic relationships. Very true. Choose the right thing. The right thing is not always fancy. It's not always boring. attractive. Yeah. It can be stable, it can be boring. लेकिन जब आप कार्डियोग्राम कराने को जाते हो तो आपका हार्ट बीट बहुत धड़ होता है ना, तो आपको हार्ट अटैक में आप अंदर जा सकते हो। True. जब चीज़ें नॉर्मल होती हैं तो द बीट इज़ वेरी सटल एंड स्लो.
that is a place for growth. अमेजिंग काव्याल, बिल्कुल आखिरी पड़ाव है हमारे इस पॉडकास्ट का और मुझे पता भी नहीं चला कि वक्त हमारा कैसे बीत गया। कमाल की आज ये बातें हुई हैं। अब कुछ बातें आखिर में आपके बारे में, एक ही 2 सवाल थे उसको मैं क्लब कर रहा हूँ। काव्याल सदानी के जर्नी में ऐसा कौन सा मकाम आया जहाँ पे यू लर्न और अनलर्न अ बिलीफ अबाउट लव? वो कौन सा ऐसा बिलीफ था जो कि मोहब्बत के बारे में था, जो काव्याल को अनलर्न करना पड़ा? एक तो ये बिलीफ था दैट लव इज़ अ वेरी क्वाइट टॉलरेंस एंड सैक्रिफाइस एंड letting go of yourself to accommodate the other person. I have learnt this. You cannot honor anybody at the cost of dishonoring yourself. Amazing. You cannot. True. अगर आप किसी और को ही दिए जा रहे हो, अपना कप खाली है और दिए जा रहे हो, तो आप कोलैप्स हो जाओगे। किसी दिन ये जो एक्ट ऑफ लव था ना, ये अब रिजेंटमेंट में बदल जाएगा कि जो ध्यान मैं तुम्हें दे रही हूँ ना, वो ध्यान की एक्चुअली मुझे ज़रूरत है, अब नहीं दूंगी। I have come to those points many times in many relationships. That is what I had to unlearn. That self-love is important, and self-love is not selfish. Self-love is also just saying that I will make myself as important as I make you. It doesn't mean I abandon you. It doesn't mean I ignore you. But I don't abandon myself either. Amazing, amazing. And in the end, because you help people heal. Yeah. What is the most painful truth you learned about or you discovered about life, about healing while helping others heal? That sometimes we have to watch our loved ones fall without being able to help them. आपके पास दुनिया का सब पावर हो सकता है, सारे पैसे हो सकते हैं, सब कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को हम प्यार करते हैं उनकी खुद की भी एक जर्नी है। हम उनको रिपेयर नहीं कर सकते। कभी कभी उन्हें गिरते हुए देखना और वो हेल्पलेसनेस महसूस करना, वो हमारे ईगो को तोड़ता है कि तुम्हारे पास सारे जवाब नहीं है। Very true. You have to look up and then surrender and say, यार सॉरी, मदद कर दे, अब ये अकेले नहीं हो पाएगा। True. So watching your loved ones fall is a lesson I had to learn. Kavyal, thank you so much. I loved every bit of this conversation, and I'm sure those who are watching, they will watch it again, because many things you said, they need to ask themselves, they need to ponder upon them, on those things, and it was one of the most learned experience I ever had. Thank you so much for being on the show. Thank you so very much. Guys, I'm sure that you loved it. Please subscribe to the channel, like the video, and do share these videos to those. In fact, you have to save that video for yourself as well, but you do share this video to your loved ones as well. Thank you so much.